नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। चारों तरफ तरह तरह की तबाही की खबरें सुनाई पड़ती हैं। अभी एक ताज़ा खबर आई थी, एक हफ्ता पहले की ही बात है शायद। इथियोपिया अफ्रीकी देश है, वहाँ पर 12,000 साल से सोया हुआ एक ज्वालामुखी फूटा। अब पता नहीं लोग इतना हिसाब कैसे लगाते हैं। 12,000 साल से सोया हुआ था। इधर तो घर में कोई 8 घंटे या 6 घंटे कितने पहले सोए हैं, इसका भी हिसाब किताब नहीं लगता अभी। बल्कि हिंदुस्तान की एक बड़ी नेता हैं, बड़ी संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, उनके नाम से एक बयान का पोस्टर मुझको देखने मिला। मैं भी जांच पड़ताल नहीं कर पाया हूँ, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण जो है उसके 6 महीने तक सोने की अफवाहें फैलाई गई थी। वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, तरह तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करता था। उसकी किसी को हवा न लगे इसलिए ये अफवाह फैलाई गई थी कि वो 6 महीने सोता है। वो दरअसल 6 महीने प्रयोगशाला में काम करता था। तब ये ज्वालामुखी 12,000 साल से सोया हुआ था इथियोपिया का, या इसके बारे में ऐसी अफवाह फैलाई गई है और उसके भीतर बैठकर कुछ लोग कुछ प्रयोग कर रहे थे, मुझको ठीक से नहीं मालूम है। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 12,000 साल बाद फूटा है ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 14-15 किलोमीटर तक इसका धुआं गया, ऊपर गया होगा। इधर दिल्ली विल्ली में भी और मुंबई में कुछ सरकारें हिंदुस्तान की अदालत को कह रही थी प्रदूषण हमारे यहाँ बढ़ गया है, तो जजों ने कुछ डांटा भी कि इधर प्रदूषण बढ़ा है, उसको गिना रहे हो। वो तो अभी पिछले हफ्ते फूटा है ज्वालामुखी। ऐसा कितना प्रदूषण बढ़ गया है उसके कारण। खैर, हर एक को अपने अपने बहाने ढूंढने का मौका मिलता है। गनीमत ये है कि ज्वालामुखी की राख न गिरे हमारे शहरों पर, इसलिए तालपत्री वगैरह के सरकारी टेंडर होना अभी चालू नहीं हुए। थोड़ा बहुत अगर एक आध शहर पे गिर जाती राख तो वो भी शुरू हो जाता। लेकिन मैं एक दूसरी चीज देख रहा हूँ। आज एक अलग खबर देख रहा था मैं। ये ज्वालामुखी के कारण भी हुआ था कि बहुत सारे प्लेन उड़ानें बहुत सारी रद्द कर देनी पड़ी, क्योंकि ज्वालामुखी की राख जो है उसके इतने बारीक कण थे, वो भीतर जाकर इंजन को चोक कर सकते थे, पिघल जाते वहाँ पर, पिघल के इंजन को बंद कर देते तो तबाही बहुत आ सकती थी। इसलिए बहुत सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। पायलटों को सावधान किया गया कि अगर राख ऐसी दिखे जो रडार भी नहीं पकड़ सकता तो दूर चले जाएं, उससे तुरंत अलग हो जाएं। आज एक दूसरी खबर थी, मैं इसको पहले तो ज्वालामुखी से ही जोड़कर पढ़ रहा था। वो ये है कि सोलर रेडिएशन से एयरबस के 6,000 विमानों पर खतरा, दुनिया में अफरा तफरी। एयरबस एक कंपनी है जो प्लेन बनाती है, फ्रांसीसी कंपनी है। उसने अभी ये कहा कि जो सोलर रेडिएशन हो रहा है, सूर्य में कुछ कुछ, सूर्य की सतह पर कुछ कुछ होते रहता है। पूरी भभकती हुई पिघली हुई सतह है सूर्य की, वहाँ कुछ कुछ चलते रहता है। कभी सोलर रेडिएशन कुछ होता है। ज़्यादा विज्ञान में मत जाइए, मेरी बात को मोटे तौर पे समझिए। तो सोलर रेडिएशन से जो प्लेन में कंट्रोल करने वाले जो तरह तरह के उपकरण हैं, उन उपकरणों पर फर्क पड़ सकता है और प्लेन खतरे में आ सकता है। ये प्लेन बनाने वाली कंपनी जो है, फ्रांसीसी कंपनी है, उसने कहा कि ये रेडिएशन हमारे विमानों के लिए खतरा हो सकता है, उड़ान को अभी रोक दे। उन कंट्रोल सिस्टम को कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करेंगे ताकि जो सोलर रेडिएशन चालू हुआ है, कब तक चलेगा पता नहीं है, तो उसकी वजह से प्लेन क्रैश ना हो। अब आप सोचिए प्लेन का क्या हो रहा है। कहीं पता चलता है कि अमेरिका में थोक में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो हैं बिना तनख्वाह काम नहीं कर पाए,
तो हजारों उड़ानों को रद्द करना पड़ा, हजारों उड़ानों को रद्द करना पड़ा। हर साल 2-4 बार तो होता ही है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में कोई वायरस अटैक हो जाता है, कोई सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, कुछ गड़बड़ी आ जाती है सिस्टम में और प्लेन में लोगों का चढ़ना रुक जाता है, एयरपोर्ट की हालत जो है कुंभ मेले जैसी हो जाती है। मैं धार्मिक भावना पे ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, मैं केवल भीड़ के लिए बतला रहा हूं कुंभ मेला। तो ऐसी बहुत तरह की नौबत आ जाती है जिससे लाखों लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। कई बार कोई वायरस अटैक कहीं पे होता है, उससे सिस्टम फेल हो जाते हैं। अभी तक बड़े पैमाने पे ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि एआई की मेहरबानी से वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब किसी भी तरह के सिस्टम को क्रैश करने के लिए कोई साइबर आतंकी ऐसी कार्रवाई करेंगे कि बैंकों में अमाउंट जो है वो दिखना बंद हो गया, एटीएम पे कार्ड काम करना बंद हो गया, यूपीआई से भुगतान बंद हो गया, टेलीफोन कॉल लगना बंद हो गई, व्हाट्सएप जैसी सर्विस क्रैश हो गई, इंटरनेट क्रैश हो गया। ऐसा आपको आगे अधिक सुनाई पड़ेगा। अभी तो सिस्टमेटिक फेल्योर हो रहा है, सिस्टम का फेल्योर हो रहा है, जिसके कारण ये चल रहा है जगह जगह। आगे हो सकता है कि ये किसी हमले का नतीजा भी हो, मानव निर्मित हमले रहेंगे। ये सोलर रेडिएशन ये प्रकृति निर्मित है, ज्वालामुखी प्रकृति निर्मित है। जो 5 साल से अफ्रीका में सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, इंसान और जानवर बराबरी से मर रहे हैं पानी के बिना, अपना इलाका छोड़कर, देश छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है लोगों को, वो प्रकृति निर्मित है। अब वो प्रकृति जो है वो भी मानव निर्मित आपदा इसलिए है कि जो पर्यावरण को जो नुकसान हम तेजी से पहुंचा रहे हैं, जिसको ट्रंप नाम का एक परले दर्जे का नालायक और बेवकूफ, जिसको ग्रीन होक्स कहता है कि ये ग्रीन धोखाधड़ी है, जालसाजी है, इस आदमी की मूर्खता के अभी करीब करीब 3 साल अमेरिका को और झेलने हैं और इस धरती को करीब 300 साल और इसकी मूर्खताओं का नतीजा झेलना पड़ेगा। जो अमेरिकी वोटरों ने एक बेवकूफ़ी दिखाई है ट्रंप नाम के आदमी को चुनने की, उसका नतीजा पूरी धरती करीब 300 साल और झेलेगी, क्योंकि पर्यावरण की जितनी तबाही ये कर रहा है अभी, इसका नतीजा बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा। तो जिसको ग्रीन होक्स कह रहा है, ग्रीन जालसाजी कह रहा है, धोखाधड़ी कह रहा है ट्रंप, उस धोखाधड़ी का हाल यह है कि अफ्रीका के जो देश जो कि प्रदूषण फैलाने में सबसे पीछे हैं, सबसे गरीब। आपको एक बात बताता हूं दिलचस्प, अगर आपने एहसास ना किया हो तो, संपन्नता जो है वो प्रदूषण फैलाने का पैमाना भी है एक किस्म से। जो जितना संपन्न है वो उतना अधिक प्रदूषण फैलाता है। मैं यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की जुबान में बात नहीं करता। जब बुरा काम करने की जिक्र करता हूँ तो मैं केवल पुल्लिंग से भी काम चला लेता हूँ। तो लोग कारों को धोते हैं, लॉन को सींचते हैं, महंगी बिजली से महंगा एसी खरीद के पूरे बंगले ठंडे करके रखते हैं, प्लेन में चलते हैं, ये सबसे पर्यावरण तबाह होता है। और ऐसी संपन्नता से कोसों दूर अफ्रीका का जो सबसे गरीब इलाका है, उन गरीब इलाकों में कुदरत की सबसे बुरी मार पड़ रही है। पाकिस्तान, गरीब इलाका पाकिस्तान का, वहां पर ऐसी बाढ़ आई थी अभी कुछ साल पहले कि महीनों तक पानी उतर ही नहीं पाया था। सरकार अपने ही देश में पहुंच ही नहीं पाई थी, मदद अपने ही देश में पहुंच ही नहीं पाई थी। तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कोई और है, गुनहगार कोई और है, सजा कोई और पाते हैं।
पाकिस्तान बाढ़ झेल रहा है, अफ्रीका सूखा झेल रहा है, प्रदूषण फैला रहा है ट्रंप का अमेरिका और उस सरीखे और संपन्न देश। ये प्रदूषण फैला रहे हैं, ये जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका नतीजा गरीब देश भुगत रहे हैं, बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं। तो मैं सोच ये रहा था कि जो मानव निर्मित आपदाएं हैं, साइबर अटैक है, सिस्टम फेल हो जाना है, एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोलर को अमेरिका में तनख्वाह नहीं मिलना है, उसकी वजह से अफरा तफरी मचना है, बीमारी अभी तक पता नहीं चला है कि कोरोना जो फैला था वो चीन का मानव निर्मित था कि किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से आया था, अभी तक तय नहीं है वो। ऐसी बहुत सारी नौबतें हैं जो बतलाती हैं कि तबाही कैसे थोक में आती है। मैं अभी अपने कैमरा पर्सन से बात कर रहा था कि 12 पेन पहले आते थे एक डिब्बे में, बक्से में 12 पेन, तो उसका दाम जो है 10 पेन जितना रहता था, समझ लीजिए, यानी 2 पेन फ्री रहते थे। ऐसे ही 12-12 पेन वाले डिब्बे के 12 डिब्बे, एक ग्रास कहलाता था शायद वो, थोक में। तो उसमें और शायद 10 डिब्बे का पैसा लगता था, 2 डिब्बे फ्री हो जाते थे, ऐसा कुछ रहता था। मैं देख रहा हूं अभी तबाहियां थोक में आ रही हैं, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, पहाड़ नीचे गिर रहे हैं। हिंदुस्तान में आपने जगह जगह देखा, उत्तराखंड में देखा, हिमाचल में देखा, जगह जगह आप देख रहे हैं। और अभी कल खबर आई है कि हिंदुस्तान का करीब 61% हिस्सा भूकंप के खतरे वाले इलाके में आ गया है। 61%। पता नहीं, मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर अभी तो शायद मैं अपने थकान से या तबीयत ठीक नहीं रहने से पैर बदल रहा हूँ, कभी एक पैर पे खड़ा होता हूँ, कभी दूसरे पर। इसको इधर भूकंप आना मत गिनिएगा, लेकिन आए तो उसको ज़्यादा हैरान भी मत होइएगा, कहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम कुदरत के साथ जो कर रहे हैं, कुदरत हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। मैंने जो पेन की मिसाल दे के आपको बताया कि 12 दर्जन का एक ग्रास कहलाता था, शायद उच्चारण हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, एक ग्रास कहलाता था 12 दर्जन का। वैसा ही अभी तबाहियां आ रही है, थोक में आ रही है। एक वक्त मैं लिखता था कहीं पर कि मुसीबत जब आती है तो सहेलियों संग आती है। ऐसा ही आज कुदरत की मार का है। कुदरत की मार जब आती है तो सहेलियों संग आती है, कई तरह से लेके आती है। जिधर सूखा पड़ रहा है वहाँ कभी अचानक बाढ़ भी आ जाएगी। अफ्रीका में जो सूखा प्रभावित इलाका है उसी के आसपास गृह युद्ध भी चल रहे हैं, मानव निर्मित। दोनों मेहरबान है वहाँ पर। इधर गाज़ा में लोगों के लिए खाने को नहीं है, फिलिस्तीन में अभी तक, और अभी बारिश में सब डूब गया। लोग खुले आसमान तले थे, प्लास्टिक की शीट लगा लगा कर बैठे हुए थे उसमें, और पानी भर गया वहाँ पर। ऊपर वाले के भी कुछ खास पसंद रहते हैं ऐसे इलाके जहाँ कई तरह की तबाहियाँ एक साथ आती है। पता नहीं वो इम्तिहान लेता है शायद कि क्या करता है, देखता होगा शायद कि कितने तरह की परेशानियां लोग झेल सकते हैं। लेकिन मैं दुनिया के बारे में बतलाऊं आपको, अभी तक आप जो देख रहे हैं ये इंसानों की साजिश से हाथ से कम है। अभी तक आप प्राकृतिक विपदाएं देख रहे हैं और मानव निर्मित विपदाएं देख रहे हैं। अभी आपने हमले नहीं देखे हैं जो कि मैं देख रहा हूं। आपको लगता होगा कि ये हमले बहुत दूर होंगे, मुझको नहीं लग रहा है। इसका छोटा सा नमूना बताता हूं आपको। मैं ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस, उस पर रैंसमवेयर अटैक हुआ, यानी उनकी जानकारी को कब्जे में कर लिया
साइबर हमलावरों ने, और कहा कि इतना पैसा दो तो आपके कंप्यूटरों पर आपका काबू वापस करेंगे। और हम लगातार कंप्यूटर, ऑटोमेशन, मशीनें, इन सब पे इतने ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि मैं अगर देखना चाहता हूं कि कल 1 किलो शकरकंद मैंने 55 रुपए में मान लीजिए ली थी, तो कौन सी दुकान से ली थी, किस नंबर पर भुगतान किया था, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर खोल कर देख सकता हूं कि मैंने 55 रुपये किस नंबर पर पेमेंट किए थे। उस पर फ़ोन लगा के पूछ सकता हूं कि शकरकंद और है क्या। इस दर्जे का ऑटोमेशन जिंदगी में आ चुका है, हर एक की ज़िंदगी में आ चुका है। छोटे छोटे फुटपाथ पे काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी भी ऐसे ही ऑटोमेशन पे चल रही है। अगर कोई इस पर अटैक करे, साइबर अटैक, और मुझको ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है, जो साइबर आतंकी हैं, अभी तो आतंकी लोगों को आत्मघाती कुछ बेल्ट लगाना पड़ता है, कार में विस्फोटक रखना पड़ता है, अपने को उड़ाना पड़ता है, उनकी भी जान जाती है। साइबर आतंकी ये कुछ नहीं करेंगे, अपने घर बैठे बैठे लैपटॉप पर या मोबाइल फ़ोन से ही पूरे दुनिया के सिस्टम को बंद कर देंगे, जहां जिसको चाहे उसको बंद कर देंगे। अभी आपको ध्यान है, लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट कुछ महीने पहले पावर फेल्योर हो गया था, पावर ब्रेकडाउन हो गया था। उनका जो दूसरा सिस्टम था पावर रिस्टोर करने का, वो काम नहीं आया, बहुत तबाही हुई। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है शायद हीथ्रो, 1 दिन 2 दिन तक काम नहीं कर पाया था वो। ऐसा अगर अलग अलग दिन अलग अलग जगह एयरपोर्ट को कर दिया जाए ब्रेकडाउन, तो क्या होगा। बिजली घरों में ब्रेकडाउन कर दिया जाए तो क्या होगा। कम्युनिकेशन कंपनियों में ब्रेकडाउन कर दिया जाए तो क्या होगा। जो एटीएम है या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट होते हैं, उसको कोलैप्स कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए तो क्या होगा। हिंदुस्तान में तो तमाम चीज़ें आधार कार्ड से जुड़ गई हैं। अगर आधार कार्ड के सिस्टम पे कोई आतंकी हमला हुआ तो क्या होगा। मैं आतंकियों को राह नहीं सुझा रहा हूँ, मैं सरकार को चाह सुझा रहा हूँ कि उनकी चाह रहना चाहिए इन सब से बचाव करने की। क्योंकि मैं तो मुजरिम की दुनिया में नहीं हूँ, फिर भी मुझको सूझ रहा है कि कैसी कैसी हरकतें कर सकते हैं आतंकी मुजरिम। तो सरकार को तो सूझना ही चाहिए। आज मेरे शहर में इस वक्त डीजी कॉन्फ्रेंस चल रही है, शायद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सभी लोग यहीं पर हैं। तो मुझको पूरा भरोसा है कि वो लोग इस तरह के एआई बेस्ड साइबर अटैक के बारे में भी बात कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आने वाले वक्त की पुलिसिंग की बात करनी है तो इंटरनेट और साइबर और कम्युनिकेशन बेस्ड साइबर अटैक आतंकियों द्वारा, इसके बारे में बात करना चाहिए। हो सकता है हो रही होगी बात, मेरी पहुंच नहीं है वहां तक। तो मैं कुल मिलाकर एक छोटी सी बात कहने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि एक तरफ कुदरत की मार, उसकी गंभीरता और उसकी चोट बढ़ते चल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ते चल रही है, बार बार और अधिक जोर से मार पड़ रही है कुदरत की। दूसरा, इंसानों की खड़ी की हुई जो प्रणालियां हैं, सिस्टम जो है, उनमें फेल्योर, उनमें चूक विकसित हो जाना, उनमें गड़बड़ी आ जाना, ये बढ़ते चल रहा है। तो अभी तक साइबर अटैक नहीं हुए हैं जिस पैमाने की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक नहीं हुए हैं। अभी तक साइबर आतंकी जैसा शब्द अभी चलन में नहीं आया है, लेकिन मैं देख रहा हूं। मेरा ये मानना है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड साइबर टेररिज्म, ये हो सकता है कि ये कहीं पर कोई तैयारी कर भी रहे हो, बहुत दूर मुझको नहीं दिखता है।
टेररिस्ट पहले से हैं, साइबर टेक्नोलॉजी पहले से है, एआई टेक्नोलॉजी सर्वसुलभ है। मैं आपके सामने कुछ बोलना चाहता हूं तो मेरा एआई औजार जो है मुझको उकसाता है। आपके लिए वीडियो बना दूं क्या, स्क्रिप्ट बना दूं क्या 3 मिनट की, आपके लिए संपादकीय लिख दूं क्या, आपके लिए कॉलम लिख दूं क्या, तो मुझको बार बार उसको कहना पड़ता है कि भाई इतना बेरोजगार मुझको मत कर, थोड़ा बहुत मुझको काम करने दे। तो ये हो सकता है कि दुनिया के मुजरिमों के लिए एक बहुत ही कारगर हथियार साबित हो रहा हो, जिनको पता हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सीधे सीधे जुर्म की बात करने से हो सकता है ये इनकार कर दे, लेकिन उनके अपने साइबर औजार हो सकते हैं, एआई औजार हो सकते हैं। उनकी नीयत दुनिया में कई तरह का आतंक पैदा करने की हो सकती है। कुछ कुदरत को बचाने के लिए आतंक कर सकते हैं, कुछ पूंजीवाद को खत्म करने के लिए आतंक कर सकते हैं, कुछ महिलाओं के, गरीबों के हक के लिए आतंक कर सकते हैं। उनका एजेंडा जायज हो सकता है, हरकतें नाजायज हो सकती हैं। तो थोड़ा सावधान रहिए, इस बारे में सोच कर चलिए। कुदरत थोक में अटैक कर रही है, जंग थोक में जगह जगह बिखरी हुई है, हो रही है, सिस्टम थोक में फेल हो रहे हैं, साइबर हमले थोक में होने में बहुत दूर नहीं है। आज गला खराब है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बाकी फिर कभी। सावधान रहिएगा, आँख खुली रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड साइबर टेररिज्म बहुत दूर नहीं है, सावधान रहिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, जान है तो जहान है। पुलिस वाला जो है वो जुर्माने के लिए खड़ा हुआ है, ये सोच के हेलमेट मत लगाइए। एक मौत खड़ी हुई है किसी भी मुहाने पर, उससे बचने के लिए हेलमेट लगाइए। फिर मिलेंगे।